अक्सर स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और उनका एक मेन मोटिव होता है कि बीएससी के बाद एमएससी करेंगे। तो ज़्यादातर एमएससी की तरफ जाते हैं और फिर जब एमएससी से अपने कन्वेंशियल सब्जेक्ट में जब वो एमएससी करते हैं तो उसके बाद बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टूडेंट्स का जो कन्वेंशनल थिंकिंग है कि एक सब्जेक्ट में मास्टर बनने के लिए हमको बीएससी एमएससी 2 डिग्री चाहिए। तो आप देखोगे इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ बीएससी एंड एमएससी, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम। तो सर कुल मिला के ये है कि अगर कोई बीएससी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करता है, अगर उसके पास बायो नहीं है तो वो स्टिल हेल्थ केयर में या जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो कुछ फील्ड्स है, जैसे आपने सेंसर का एक एग्जांपल दिया, हाँ बायोसेंसर का एग्जांपल जैस, तो वहाँ पर जा सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है अ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर देबाशीष सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो सर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर अक्सर स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और उनका एक मेन मोटिव होता है कि बीएससी के बाद एमएससी करेंगे, क्योंकि बीएससी के बाद बहुत कम कैरियर ऑप्शंस हैं। तो ज़्यादातर एमएससी की तरफ जाते हैं और फिर जब एमएससी से अपने कन्वेंशियल सब्जेक्ट में जब वो एमएससी करते हैं तो उसके बाद बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता है और जॉब्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो क्या यहाँ पर बीएससी के बाद ऐसा कोई ऑप्शंस है या क्या कैरियर ऑप्शंस है? देखिए एक्चुअली यहाँ पर सच में एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस वे में पूरा वर्ल्ड मूव कर रहे हैं जी, आप वहाँ पे देखोगे कि पूरा जो फोकस है, द फोकस इज ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ऐसे नहीं है कि आपके पास ओनली फिजिक्स का नॉलेज है, आप ओनली फिजिक्स ही जानोगे, यू विल नॉट स्विच टू अदर पार्ट ऑफ द साइंस। ऐसा नहीं है कि आपके पास ओनली मैथ्स का नॉलेज है, आप मैथ्स के बिना कुछ नहीं जानोगे। जी। तो इफ इट इज़ लाइक दैट यू विल ऑलवेज सफ़र, यू विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। आपको मल्टीटास्कर होना है, आपको सिंपली फिजिक्स नॉलेज से होगा नहीं, आपके पास केमिस्ट्री मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जो करंट मार्केट डिमांड है, जो ट्रेंड चल रहा है, साइंस का जो ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब ऐसे नहीं कि मैं सेट किया ट्रेंड मतलब जो मार्केट डिमांड है, जो नीड ऑफ द आवर है, उसके बारे में सोचना है, क्योंकि द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल सो दैट द थिंग्स विल बी मच क्लियर टू एवरीवन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी AI ड्रिवन चल रहा है, सब कुछ इज AI ड्रिवन, तो दैट मीन्स द नीड इज लाइक दैट कि AI ड्रिवन चल रहा है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जो बायो वाला जो सेक्शन है, जो कन्वेंशनल साइंस का जो 4 सब्जेक्ट है जी, दे आर नो वे रिलेटेड टू AI, दे आर प्योर कन्वेंशनल, राइट। तो इसका क्या है, इसका एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन, जिसका ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, बहुत पहले से हो चुका है, एंड पूरा वर्ल्ड उसी डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन क्या है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े यस जी, देखिए इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है द लिंक बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, द लिंक बिटवीन मोर देन 1 सब्जेक्ट्स। सो आप वो लिंकिंग केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री के साथ मैथ का हो सकता है, फिजिक्स के साथ मैथ का हो सकता है, आप इसमें बायो भी आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर एट द हायर लेवल। देखो जब स्कूल के बाद पढ़ाई होता है वो बेसिकली कॉलेज लेवल पे होता है। कॉलेज लेवल पे सब्जेक्ट का मार्ज उतना नहीं हो पाता है। जी, सब्जेक्ट का मार्जिंग होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे और मास्टर डिग्री लेवल पे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट रिमेन सेपरेटेड, लाइक ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ, समथिंग लाइक दैट। बट ये जो मार्जिंग है, और मार्जिंग काफ़ी जरूरी है, अगर मार्ज नहीं कर पाओगे यू विल बी ऑलवेज ऑन द बैक बेंच, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा सो दैट इट विल बी मच क्लियर। देखो मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बीएससी किया है जी, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सो कन्वेंशनल एंड दे आर सो लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि दे ऑलवेज थिंक कि हाँ मेरे पास बीएससी फिजिक्स है तो हमको एमएससी फिजिक्स करना है, बीएससी केमिस्ट्री है तो एमएससी केमिस्ट्री करना है, बिल्कुल सर, बीएससी मैथ है तो हमको एमएससी मैथ में ही जाना है। इसके बिना कोई सोच ही नहीं सकता है। बट द थिंग इज दिस इज, यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ वार्निंग एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अलार्मिंग कॉल, क्योंकि जैसे एआई आके सबको अलार्म दे रहे हैं ना कि यू गेट रेडी अदरवाइज यू विल बी रिप्लेस्ड। तो सेम चीज दिस इज ऑल्सो अलार्मिंग कॉल टू द साइंस फैटर्निटी। अगर आप इस अलार्म से सही नहीं हो, अगर अलार्म से अभी तक जगह नहीं हो, देन योर फ्यूचर विल बी इन ग्रेट ट्रबल। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल कि आपको कैसे आपका करियर डाइवर्सिफाई करना है। सर उससे पहले सर जैसे
अक्सर जैसे बीएससी अब आजकल ऑनर्स का ज़माना है ना, और एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है, तो उसके बाद बच्चों के अंदर डर होता है कि क्या हम, जैसे मैं मान चलो फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स का स्टूडेंट्स हूँ, तो मैंने बीएससी मैथ्स में की, तो अब क्या होता है कि हमें पता भी नहीं होता, और एक तरीके से कह सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम बीएससी मैथ्स के बाद दूसरी फील्ड में जा भी सकते हैं। ओके, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। नाउ इसी लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको शायद एनईपी का नाम सुना होगा, जी नेशनल एजुकेशन जी। पॉलिसी, राइट। एनईपी में बीएससी को 4 साल कर दिया, जी एक्सटेंड कर दिया 1 साल। एनईपी बोल रहे कि आपको एमएससी करने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्विच टू पीएचडी इमीडिएटली आफ्टर बीएससी। या तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग, यूजीसी इज सेइंग, एनईपी इज सेइंग कि 4 साल बीएससी के बाद यू कैन स्विच टू पीएचडी। पीएचडी रिसर्च में मतलब ये जो स्टूडेंट का दिमाग में बैठ गया कि हमको एमएससी करना ही है, it is not required anymore because your NEP is encouraging you to switch to PhD immediately after BSc। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है कि बीएससी के बाद आप पीएचडी में आ सकते हो विदाउट हैविंग योर एमएससी। तो ये जो स्टूडेंट का दिमाग में है कि हमको बीएससी भी करना है और एमएससी भी सेम सब्जेक्ट पे करना है, ये जो गलतफहमी है, ये जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, दैट थिंकिंग शुड बी रीफ्रेम्ड। तो यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके पास जो ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स है, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो, एनीथिंग, तो आपको किस डायरेक्शन पे सोचना चाहिए? यू शुड थिंक अबाउट एमएससी इन मटेरियल साइंस, you should think about MSc in nanoscience and technology, you should think about MSc in energy science, you should think about MSc in environment engineering or environmental engineering। so ये सब जो subjects है, these are purely research based subject and purely needs of the hour, जहां पे आप रिसर्च रिलेटेड काम करोगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर एमएससी इटसेल्फ। सर थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे, जैसे मान चलो अगर मैथ्स स्टूडेंट्स हैं या कोई फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो उनका इसमें रोल कैसे, मतलब क्या रोल हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टूडेंट्स का जो कन्वेंशनल थिंकिंग है कि एक सब्जेक्ट में मास्टर बनने के लिए हमको बीएससी एमएससी 2 डिग्री चाहिए, दिस इज लाइक कन्वेंशनल थॉट कि कम से कम 2 डिग्री चाहिए बीएससी एमएससी। तो आप देखोगे इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ बीएससी एंड एमएससी, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का बात करो। जी बिल्कुल, बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, आप सिलेबस उठा के देखो, एवरीथिंग इज सेम। तो एवरीथिंग सेम है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, व्हिच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, राइट। इसीलिए एनईपी उसको उठा दिया ना, एमएससी को उठा दिया, इसलिए उठाया दिया इन द सेंस बीएससी स्टूडेंट्स को एक लाइसेंस दे दिया, अगर आपके पास 4 साल का डिग्री है विदाउट हैविंग एमएससी यू कैन डायरेक्टली कम टू पीएचडी। दैट मीन्स ए स्टूडेंट का अंदर जो पहले से था कि हमको 2 डिग्री चाहिए बिफोर कमिंग टू पीएचडी, आपको और 2 डिग्री नहीं चाहिए, 1 डिग्री से कम चल जाएगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो जैसे मैंने आपको कितना सारा सब्जेक्ट्स का नाम बताया कि यू कैन थिंक अबाउट एमएससी मटेरियल साइंस और एनर्जी साइंस और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, लाइक दैट देयर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेनली ऑफर्ड बाय आईआईटीज एंड योर एडमिशन विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन IIT JAM रैंक्स, ठीक है। IIT JAM रैंक, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन स्विच टू दो सब्जेक्ट्स। एंड अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि देखो, जैसे आप बोल रहे थे कि स्टूडेंट का दिमाग में वो डर है कि मैं वहां पे जाके कर पाऊंगा कि नहीं। जी सर। वो कंटेंट, वो प्रोग्राम ऐसे ही बनाया, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो प्रोग्राम ऐसे बनाया ताकि स्टूडेंट्स कहीं से भी आए, चाहे बीएससी फिजिक्स से आए, चाहे बीएससी केमिस्ट्री से आए, एवरीवन विल बी एबल टू कोऑपरेट विद दैट एंड दे विल बी कोपिंग अप विद दैट सब्जेक्ट्स। ऐसे नहीं है कि उसके पास ओनली फिजिक्स का नॉलेज है, उसके पास ओनली मैथ का नॉलेज है, ही कैन इजीली कोप अप विद दैट सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो कोर्स ऐसे ही बनाया सो दैट एनीवन कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड एनीवन कैन लर्न इट इजीली। तो इसीलिए सब्जेक्ट को ऐसे बनाया क्योंकि इसका रिसर्च अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, एंड सबसे बड़ा बात है कि इंडस्ट्रियल रेलेवेंट है, ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर इंडस्ट्रियल रेलेवेंट, एंड आपके पास इंडस्ट्री का जो अपॉर्चुनिटीज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स से आपके पास ओनली बीएससी एमएससी केमिस्ट्री डिग्री है या तो एमएससी मैथ है जी, जिसके पास ये सब डिग्री है, एमएससी इन एनर्जी साइंस, एमएससी इन मटेरियल साइंस, एमएससी इन नैनो साइंस, इंडस्ट्री आपको ज़्यादा एक्नॉलेज करेंगे क्योंकि यू आर ट्रेंड मोर टुवर्ड्स इंडस्ट्री, यू आर नॉट कन्वेंशनल एनीमोर। ओके। तो जिसको जॉब चाहिए, सच में जॉब चाहिए, इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि मेजोरिटी स्टूडेंट चाहते हैं कि एमएससी के बाद हमको जॉब मिल जाए। जी बिल्कुल सर। तो नाउ द थिंग इज, अगर आपके पास कन्वेंशनल डिग्री है लाइक एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी मैथ, इसके बाद जॉब मिलना टू बी ऑनेस्ट वेरी डिफिकल्ट।
Right. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि दीज आर नॉट इंडस्ट्री रेलेवेंट। इंडस्ट्री रेलेवेंट जो सब मैंने आपको बताया कि नैनो साइंस, मेटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, रिक्वायरमेंट क्या है उसको पहचानना है। एग्जैक्टली। तो अकॉर्डिंगली यू शुड चूज। तो ऐसे नहीं कि मेरा रैंक आया जैम में 10 तो आई विल गो फॉर एमएससी फिजिक्स। अरे व्हाई नॉट यू थिंक अबाउट एनर्जी साइंस, Right, व्हाई नॉट यू थिंक अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल। लोगों के दिमाग में क्या है ना, लोग जैसे एनवायरमेंट वाला वर्ड देखते हैं दिमाग में अच्छा एनवायरमेंट साइंस, उसमें वो साउंड पॉल्यूशन पढ़ेंगे, राइट, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब तो बेकार चीज है। अरे नहीं, आप पॉल्यूशन पर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको पता चलेगा कि इसका रीच कहां तक है। जैसे मान लीजिए कि वाटर, ओके, वाटर में heavy metal contaminated water is a huge problem in country like India, एंड हर जगह पे उस लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन भी नहीं होता है कि वाटर से हेवी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए, वो होता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये आजकल का जो वाटर प्यूरिफायर है ना जी, तो कोई प्यूरिफायर सिस्टम पे ऐसा नहीं है कि हेवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इट इज सो डिफिकल्ट। सही कंप्लीटली नहीं कर पाता। नहीं, उसके लिए हाई लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन चाहिए। ओके, जो नॉर्मल हम लोग के घर में जो सब होता है ना, कोई भी कंपनी को, वो सब में नहीं होता है, हेवी मेटल रिमूवल नहीं होता है। तो हेवी मेटल मान लीजिए कि क्रोमियम है, लेड है, आर्सेनिक है। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में ये सब चीज़ हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, सो इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अस, इट विल बी सो डिफिकल्ट बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। सो नाउ मान लीजिए कि वाटर में ये सब हेवी मेटल्स है, इसका प्रेजेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करोगे? इफ यू कैन डेवलप सम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स और सम कैलोरीमेट्रिक मेथड। लेट्स से आपने कुछ पेपर स्ट्रिप डिज़ाइन किया, उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल को आप कंजुगेट कर दिया, हो सकता है कि कुछ कैलोरीमेट्रिक चेंजेस होगा, या तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग में कुछ चेंजेस होगा पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। सो बेस्ड दिस इज एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग, दिस इज एब्सोल्यूट साइंस। तो ऐसे नहीं कि ओनली एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब आप सब सोच रहे हो कि सर सॉयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। नो, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बियॉन्ड दैट। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट मैं बता रहा हूं, बायोसेंसर। सेंसर का नाम सुना? जी सर। तो सेंसर लाइफ में पहली बार सेंसर हम लोग कब देखे थे? मान लीजिए कि वॉशरूम में जाके आप ऐसे हाथ रखा, देखा कि टैप से पानी गिर रहा था, राइट, दैट वाज सेंसर, दैट इज नॉट बायोसेंसर। अब बायोसेंसर क्या है? बायोसेंसर तो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट, दैट इज प्योरली इंजीनियरिंग, एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का पैथोलॉजिकल टेस्ट करना है, ओके, तो बेसिकली नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोसेस क्या है? ब्लड ड्रॉ करेंगे, देन द ब्लड विल बी सेंट टू अ पैथोलॉजिकल लैब फॉर ऑल द द ब्लड प्रोफाइलिंग्स ऑफ समबडी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड लेंगे ही नहीं, या तो ओनली देयर आर टू टाइप्स। एक होता है कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोसेस है, जहाँ पे कम से कम 5 ml ऑफ ब्लड लिया जाता है, एटलीस्ट 5 ml। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस जो कि ओनली सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से पूरा टेस्ट किया जाएगा, सिंगल ड्रॉप से, only single drop of blood, and that is using biosensor technology. So now मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली क्या होता है। So हम लोग जिसका प्रेजेंस देखते हैं, मान लीजिए कि आप सेल का प्रेजेंस देखोगे जी, तो अगर सेल है तो सेल सरफेस में कुछ मॉलिक्यूल होगा। जी, सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, अगर सेल का आप प्रेजेंस देख रहे हो, कुछ चाहे वो 1 ड्रॉप ब्लड हो चाहे 5 ml ब्लड हो, साइंस नेवर सेज लाइक दैट कि आपको हमेशा 5 ml ऑफ ब्लड चाहिए। नो, सिंगल ब्लड में भी आपको हो जाएगा, सिंगल इन द सेंस सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में भी हो जाएगा, क्योंकि सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से 5 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। सो 5 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज इनफ टू गिव यू ऑल दिस डायमेंशन एंड ऑल दिस वैल्यूज। सो नाउ लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल। लेट्स से हीमोग्लोबिन परसेंटेज करेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो मेजर करते हैं बेसिकली जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, हीमोग्लोबिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन। तो चाहे आप 5 ml ब्लड से मेजर कर रहे हो चाहे आप 5 माइक्रोलीटर ब्लड से मेजर कर रहे हो, द प्रोसेस रिमेन सेम। नाउ तो हीमोग्लोबिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन है तो आपको कुछ सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, बायो सेंसर टेक्नोलॉजी, कि जो कि हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस आइडेंटिफाई कर सके, हीमोग्लोबिन में कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड को टारगेट कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट केमिस्ट्री, दिस इज एब्सोल्यूट केमिस्ट्री। एंड यहाँ पे फिजिक्स भी आ सकता है। मान लीजिए कि आप कोई सेल डायमेंशन चेक कर रहे हो, आई विल गिव एन एग्जांपल। तो बेसिकली क्या होता है, अगर नॉर्मल शेप होता है ना, अगर नॉर्मल सेल है तो सेल का जो मॉर्फोलॉजी होता है दैट विल बी हेल्दी एंड इट इज बेसिकली स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल। तो बट वो सेल अगर एबनॉर्मल हो गया तो उसका सेल मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस होगा। तो अगर सेल मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स जो स्पेरिकल था वो दैट बिकम समथिंग चेंज्ड, कुछ चेंजेस हो गया,
वो सेल मॉर्फोलॉजी में जो चेंजेस है वो बायोफिजिकल टेक्निक से आपको पता चलेगा। बायोफिजिकल टेक्निक से, सेंसरी बेस्ड टेक्निक से आपको पता चलेगा कि हाँ सच में कितना चेंजेस हुआ है। तो ना ये जो मैं बोल रहा हूं कि सेल मॉर्फोलॉजी चेंजेस हुआ है, कहां पर चेंजेस होता है? ट्यूमर में चेंजेस होता है। ओके, ट्यूमर में सेल मॉर्फोलॉजी चेंजेस होता है। तो लाइक दैट देयर आर सो मेनी यू कैन से हेल्थ केयर सेक्टर जहां पे बायोसेंसिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। आई कैन लिस्ट आउट मेनी कंपनीज नेम्स, लाइक लेट्स से देयर आर सो मेनी आईटी जायंट्स जिसका नाम बेसिकली सब लोग जानते हैं कि एज ए आईटी जायंट्स लाइक कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, टीसीएस, दीज आर ऑल आईटी जायंट्स, सबको पता है। बट इनका एक हेल्थ केयर सेक्टर से अलग से हेल्थ केयर सेक्टर है जिसका नाम ही है ऐसे, मान लीजिए कि कॉग्निजेंट लाइफ साइंस, विप्रो लाइफ साइंस, एडोब लाइफ साइंस, इन्फोसिस लाइफ साइंस। अब इसमें काम कौन कर रहे हैं? मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉइज है, इसका नाम भले ही है कि लाइफ साइंस, कॉग्निजेंट लाइफ साइंस। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बैकग्राउंड ये शायद सोच रहे हैं कि सर ये तो लाइफ साइंस लिखा है, बट ये जो 100 एम्प्लॉइज है ना उसमें से हार्डली लाइफ साइंस वाला कैंडिडेट होगा 10। इंस्ट्रूमेंट बनाने में उनका यूज होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एग्जैक्टली, तो 10% होगा लाइफ साइंस, बाकी 90% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वहां पे, एब्सोल्यूट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यहाँ पे जैसे आपके साथ मेरा बात हो रहा था सुबह जी कि डेटा साइंस रिलेटेड, देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो क्राउड है, दे थिंक अबाउट डेटा मीन्स इट इज ओनली अमेजन डेटा, उबेर डेटा, डेटा फ्रॉम मिंत्रा। दे थिंक अबाउट ओनली बिजनेस डेटा। There is one more data which is equivalent to the same data. Equivalent in the sense, वो जो डेटा है ना, इनफैक्ट आई कैन से दैट डेटा इज इनफैक्ट मोर देन दिस डेटा। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर डेटा का। हेल्थ केयर डेटा में अभी कितना रिसर्च हो रहा है, आई मीन यू हैव नो आइडिया कि किस लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि पूरा के पूरा फोकस है अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे। ये जो मैंने जितना सारा आईटी इंडस्ट्री का मैंने नाम बताया ना, दे आर ऑल वर्किंग ऑन हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस। आप वहां पे there are hardly 10% life science, to be honest, 90% absolute science. वहां पे math will play a huge role. You will be dealing with nucleotide data, you will be dealing with RNA data, you will be dealing with polypeptide data. So ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी ओनली लाइफ साइंस रिलेटेड है, बट अल्टीमेटली जब आप डेटा लेवल पे काम करोगे, यू विल बी प्लॉटिंग ऑल द डेटा। आपके पास आर प्रोग्रामिंग होना चाहिए, आपके पास पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा कुछ टूल्स है जैसे पावर बीआई, दिस आर लाइक करंट ट्रेंड। तो ये सब का अगर नॉलेज है एंड मैथ बैकग्राउंड से है आप, और फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, देन यू विल बी द बेटर कैंडिडेट टू डील विथ हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस। हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस में आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज ह्यूज बूमिंग, क्योंकि आफ्टर कोविड यू कैन से कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हेल्थ केयर पे, एंड डेफिनेटली द एंटायर वर्ल्ड हैज ऑलरेडी विटनेस्ड कि हाँ हेल्थ केयर पे कितना प्रायोरिटी होना चाहिए। वो प्रायोरिटी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। द ओनली थिंग इज माइंड सेट पे चेंज होना चाहिए कि हम लोग जो कन्वेंशनल के बारे में सोचते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि आज कोई स्टूडेंट जिसका रैंक सिंगल डिजिट पे है, मान लीजिए कि किसी का रैंक है AIR 3, वो सोच रहे हैं कि मेरा BSc फिजिक्स है, हमको ओनली MSc फिजिक्स ही करना है, बट वो सोच नहीं रहे कि एनर्जी साइंस में कितना अपॉर्चुनिटीज है, मेटल साइंस में कितना अपॉर्चुनिटीज है, वो अभी सोच नहीं रहे। जब MSc के बाद देखेंगे अरे इस लाइन में तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यहाँ पे जगह ही नहीं है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देन यू विल थिंक अबाउट द अदर पार्ट व्हिच इज अप्लाइड पार्ट। एंड अप्लाइड पार्ट में अगर आपके पास वो मैन पावर नहीं है, अगर आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, देन हाउ विल यू एक्सपेक्ट अ जॉब इन दिस कमिंग सेक्टर्स व्हिच इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। राइट सर। तो सर कुल मिला के ये है कि अगर कोई BSc से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर करता है, अगर उसके पास बायो नहीं है, तो वो स्टिल हेल्थ केयर में या जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो कुछ फील्ड्स है, जैसे आपने सेंसर का एक एग्जांपल दिया, हाँ बायोसेंसर का एग्जांपल जैसे, तो वहां पर जा सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। हाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। और सर इसमें इंटर करने के लिए जैसे आपने एक IIT जैम का एग्जाम का नाम बताया, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कोई एग्जाम्स है जिसके थ्रू जा सकते हैं? देखो टू बी ऑनेस्ट, ये सब जो सब्जेक्ट है ना, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, दीज आर ऑफर्ड मेनली बाय IITs। ओके, दीज आर ऑफर्ड मेनली बाय IITs एंड ISc। तो एंट्री है ओनली IIT जैम, IIT जैम एंड ISc भी IIT जैम के थ्रू लेता है। ओके, तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोटेक, कोई भी सब्जेक्ट हो, बट आपका एंट्री होगा थ्रू IIT जैम, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स MSc मटेरियल साइंस, MSc नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, MSc एनर्जी साइंस, MSc इन वाटर रिसर्च,
So these are all offered by IITs. IIT So the route will be through IIT JAM. That's why IIT JAM is so important. But at the same time, you should be unconventional. ऐसे नहीं कि only एक ही direction पे सोचो. बिल्कुल सर, बिल्कुल सोचना भी चाहिए सर कि Exactly. फ्रेंड्स को पहचानिए और आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट, अगर क्या होता है जैसे मैं मैथ्स स्टूडेंट्स हूँ तो मुझे बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं। हाँ एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ आइडिया दिया कि अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के हाँ बारे जी, हाँ में। जी। नाउ दोज हु आर लिसनिंग टू अस, नाउ दे शुड एक्सप्लोर मोर इन इंटरनेट। हाँ सर ने जो बताया कि ये सच में है कि नहीं, कौन सा आईआईटी मटेरियल साइंस पे एमएससी ऑफर कर रहे हैं, कौन सा आईआईटी एनर्जी साइंस पे एमएससी ऑफर कर रहे हैं, लेट अस लुक इनटू दिस। उसका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा प्रोफेसर है, उनका एलुमनस लिस्ट देखो, वो एलुमनस कौन सा यूनिवर्सिटी में प्लेस्ड है, कौन सा कंपनी में प्लेस्ड है। यू विल फाइंड ऑल द डेटा इन IITs. दिस इज द ब्यूटी ऑफ IIT वेबसाइट्स, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द प्रोफेसर्स वेबसाइट्स एज वेल एज द डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स। राइट। तो ये सब एक्सप्लोर करना चाहिए जी। यू शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यू शुड नॉट बी लेस फ्लेक्सिबल। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनोगे, जितना आपके अंदर डाइवर्सिटी होगा कि आपके पास बीएससी फिजिक्स है, एमएससी मेटेरियल साइंस, या तो एमएससी एनर्जी साइंस, अब बीएससी केमिस्ट्री था, एमएससी मेटेरियल साइंस, या तो एमएससी आपका मान लीजिए कि सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। तो उतना जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगा। और सर इसका स्कोप इंडिया में ही है या कि बाहर भी है या फिर बाहर जाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने स्कोप का बात कर रहा हूँ, दिस इज मेनली प्राइवेट सेक्टर, ओके। दिस इज मेनली यू कैन से इंडस्ट्री बेस्ड। अब इंडस्ट्री में जब आप जाओगे ना, देयर आर टू वेज यू कैन एंटर इन एनी इंडस्ट्री। यू कैन ज्वाइन आफ्टर एमएससी, यू कैन ज्वाइन आफ्टर पीएचडी ऑल्सो। दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो जब आप एमएससी के बाद ज्वाइन करोगे, सेम इंडस्ट्री जब आप एमएससी के बाद ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली आपका जो पोजीशन है दैट विल बी लेस एंड योर सैलरी विल बी लेस। या तो इफ यू आर रेडी टू कंप्रोमाइज विद लेसर सैलरी, देन यू कैन गो आफ्टर एमएससी। राइट। बट इफ यू थिंक कि नहीं सर हमको थोड़ा हायर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा प्रमोशन भी बेटर होगा, देन यू शुड गो फॉर पीएचडी, क्योंकि पीएचडी के बाद अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा हो जाएगा। यू कैन लीड योर कंपनी। तो वहाँ पे कोई कोई एलिजिबिलिटी बैरियर नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास हायर डिग्री है तो ऑलवेज यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो आप बीएससी के, आप एमएससी के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, पीएचडी के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज नंबर वन। नाउ कमिंग टू इंडिया वर्सेस अब्रॉड, देखो देयर आर मेनी कंपनीज जिसका टाई अप है फॉरेन कंपनीज के साथ। तो मान लीजिए कि आपका पोस्टिंग इंडिया पे भी है, बट आपका इंडिया में आप जॉब कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा कि आपको सिंगापुर भेजा जाएगा, आपको मेलबोर्न भेजा जाएगा। भले ही आप काम कर रहे हो पुणे में, हो सकता है कि आप काम कर रहे हो हैदराबाद में, बट 4 साल के बाद, हाँ 4 साल बाद जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगा, तो whether you will accept or not, it is absolutely individual choice. I cannot make any comment on this. But the thing is, you might be interested then कि हाँ वहाँ पे ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, मेरे पास अभी एक्सपीरियंस आ गया, then why not? So opportunities are there. इंडिया में भी है and abroad में भी है. So it all depends on you. ओके। और सर गवर्नमेंट में भी है कुछ इसका स्कोप, गवर्नमेंट सेक्टर में भी? नहीं, अब रिसर्च तो गवर्नमेंट लेवल पे करोगे डेफिनेटली। जब आप मैं पीएचडी का बात कर रहा हूँ, तो पीएचडी आप बेसिकली आईआईटी में भी कर सकते हो, पीएचडी आप आईआईएससी में भी कर सकते हो, टीआईएफआर में भी कर सकते हो, आईजार में भी कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड देयर आर सो मेनी अदर लैब्स लाइक फिजिक्स के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, देन मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, so like then मैथमेटिक्स का और एक इंस्टीट्यूट है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सो लाइक दैट रिसर्च के लिए काफ़ी सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स है, दीज आर ऑल प्रीमियर्स। तो इंडिया में आप रिसर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट लेवल पे आप रिसर्च करो। जॉब के लिए प्राइवेट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। Okay. बट ऑब्वियसली यू कैन कम बैक as a professor, you can join any of this university Right, also right, again. sir. So those are always there. But yes, उसका परसेंटेज कम है डेफिनेटली, क्योंकि प्रोफेसर लेवल पे जितना वैकेंसी निकलता है, साइंटिस्ट लेवल पे जितना वैकेंसी निकलता है, वो कितना होगा? हार्डली 10%। तो बाकी 90% पॉपुलेशन कहाँ जाएगा? डेफिनेटली इंडस्ट्री में जाएगा। Right. तो इंडस्ट्री में तो तभी जा पाओगे ना कि जब आपके अंदर वो स्किल सेट है, बिकॉज इंडस्ट्री विल पे यू मोर, तो देयर एक्सपेक्टेशन विल बी मोर ऑन यू। तो अगर आपके पास स्किल सेट है तो यू विल नथिंग बी इन ट्रबल और एनीथिंग एल्स टू डू, तो यू विल ऑलवेज हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज अहेड। सर एक क्वेश्चन और, अक्सर ना स्टूडेंट्स को ना एमएससी इस आईआईटी से करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्लेसमेंट लग सके। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ना रिसर्च करने का मन नहीं होता। तो क्या इधर जैसे अगर कोई अपनी फील्ड चेंज करता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, जो आपने स्कोप बताया माइक्रो ये नैनो साइंस मटेरियल साइंस, तो अगर इनसे कोई एमएससी करता है तो फिर वहाँ पे क्या प्लेसमेंट का स्कोप है? डेफिनेटली प्लेसमेंट सेल है, वहाँ पे ऑलरेडी है। इनफैक्ट आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी आएंगे ना, जी, कंपनी विल बी मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स अप्लाइड
then conventional your subjects like simple physics, simple chemistry, simple math. ओके ओके इसीलिए आप देख रहे हो जैसे फॉर एन एग्जांपल अब मैं मैथ्स का ही बात करूं, जी मैथ का अगर इंडस्ट्री लेवल पे बात करोगे तो किसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है, एमएससी मैथ और एमएससी डेटा साइंस, ऑब्वियसली एमएससी डेटा साइंस. सो इट इज लाइक दैट ओनली. तो जिसके पास जितना ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगा उसका अपॉर्चुनिटीज उतना ही ज्यादा है. इट इज सो ट्रू. बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने. और सर अगर रिसर्च की बात करें तो जैसे रिसर्च भी आईआईटी से ही करनी होगी या फिर कहीं कोई और भी ऑफर करता है? नहीं, ये सब चीज़ ज़्यादातर प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं. अच्छा. आईआईटीज, आइजर और ये सब इंस्टीट्यूट, डीआरडीओ, बार्क मुंबई, टीआईएफआर हैदराबाद, टीआईएफआर मुंबई, सब प्रीमियर इंस्टीट्यूट करते. और सर इसमें मैंने आपसे बात हो रही थी इससे पहले, तो कुछ ऑफिसर लाइंस में भी इसका स्कोप है, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे कैसे? देखिए ऑफिसर लाइन स्कोप है बट दैट इज लेस अगेन. लेस दैट इज लेस. क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री बहुत रैपिड काम करते हैं. राइट. मैं जॉब का बात कर रहा हूँ. आप पढ़ाई ठीक है, चलो आप आईआईटी से कर लिया, चाहे एमएससी हो चाहे पीएचडी हो, आप कर लिया. उसके बाद आपको तो जॉब चाहिए डेफिनेटली. जी. आप जॉब के लिए दोनों सेक्टर अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर भी अवेलेबल है. सो आप गवर्नमेंट लेवल पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप प्रोफेसर लाइन में भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि देखो देयर इज नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड कि स्टूडेंट्स के पास एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए एंड यू शुड नॉट बी मिसगाइडेड कि हाँ सर आपने बताया था. तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी कम होता है, 10 to 15%. क्योंकि मैं बहुत हायर लेवल का बात कर रहा हूँ. मैं स्कूल लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल लेवल का जॉब का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हायर लेवल का बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप प्रोफेसर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे. तो डेफिनेटली मैक्सिमम 10 to 15% होगा गवर्नमेंट लेवल पे. बट जो मेजोरिटी चांक है दैट इज प्राइवेट सेक्टर. एंड प्राइवेट सेक्टर में भी दे विल पे यू इन गुड अमाउंट बट प्रोवाइडेड आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए. तो इसीलिए जितना डाइवर्सिटी रहेगा आपका करियर में उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है इंडस्ट्री में. राइट. तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप हमारे स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिला होगा. तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो ऐसा ना सोचे कि हमें एमएससी, मतलब बहुत स्टूडेंट्स मजबूरी में करते हैं, तो ऐसा मत सोचो मजबूरी में हम एमएससी ही करें. आपके पास और भी स्कोप है. जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं तो आपको एमएससी जो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही करें, अपने कन्वेंशियल सब्जेक्ट में ही करें. तो आप आगे भी स्कोप है. जैसे सर एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या क्या सब्जेक्ट थे? मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, नैनो साइंस, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. तो इनमें भी आपका बायोसेंसिंग टेक्नोलॉजी और सर एक वाटर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, द प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो आईआईटीज तो ऑफर कर रही है इतना सारा सब्जेक्ट. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1% बायोलॉजी, 99% प्योर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट कोई लेते नहीं है बिकॉज द टर्मिनोलॉजी स्टार्ट्स विद बायोमेडिकल. सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो स्टूडेंट्स है दे विल थिंक अवेयरनेस भी नहीं है बायोमेडिकल, दैट मींस यहाँ पे हम लोग जूलॉजी बॉटनी पढ़ेंगे. अरे नो, दिस इज 1% बायो, 99% साइंस एंड इंजीनियरिंग. एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है हेल्थ केयर में. जैसे मैंने बताया कि बायो डिवाइस टेक्नोलॉजी, बायो सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, दे विल ऑल कम अंडर बायो इंजीनियरिंग. एंड आप देखोगे कि बायो इंजीनियरिंग का जो कोर्सेज है ना, दे विल इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से. जो लोग बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किए दे विल आल्सो कम इन द सेम सब्जेक्ट. तो आई होप आपको एक अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपका कैरियर ऑप्शन आफ्टर बियॉन्ड बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या क्या है आपके पास. तो आप लोग इनमें भी अपना कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं. बाकी सर फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Thank you.